अब हम बात करेंगे मेंस का। तो एक्चुअल में मेंस का सिलेबस अभी आया नहीं है। मेंस का सिलेबस अभी आया नहीं है, कैसे मेंस का सिलेबस होगा। लेकिन इतना आपको पिछले जो पिछला एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, अगर हम उसके आधार पर देखेंगे तो मेंस में 3 पोर्शन है, और हम लोग यही 3 पोर्शन लेके हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और इसी को आगे बढ़ेंगे। और जैसे नोटिफिकेशन बीच में आ जाता है मान लो, तो अगर कुछ नया जुड़ता है तो फिर वो नया को पढ़ेंगे। और अगर मान लेते हैं इसमें कुछ चीजें अगर मान लो छूटना रहेगा, जैसे हम लोग उसको पढ़ा ले रहेंगे, तो इसको मान के चलिए, इसको एडवांस लेके मान के चल लेना। तो 3 टॉपिक था है इसमें। एक तो आपका इसमें है लैंग्वेज, लैंग्वेज है। दूसरा आपका क्या है, आपका ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। और तीसरा जो पोर्शन है वो है जीएस। ये 3 आपके अलग अलग जो है सेक्शन इसमें डिवाइडेड है। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि मेंस है मतलब ये लिखने वाला रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीएससी सिविल सर्विस का मेंस नहीं है, उसमें लिखने वाला होता है। इसमें आपको जैसे प्री दिलाए हो ऑब्जेक्टिव, वैसी प्री सेम वही रहेगा। जैसे प्री में आपने ऑब्जेक्टिव दिलाए हो गोला मारने वाला, वैसे ही ये मेंस भी आपका गोला मारने वाला ही रहेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, लिखने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, पहला चीज तो ये ध्यान लीजिए। अब इसमें आपका देखेंगे लैंग्वेज, एप्टीट्यूड टेस्ट और जीएस, ये 3 सेक्शन है। और प्रत्येक सेक्शन जो है वो 200-200 क्वेश्चन का है। यहाँ 200 क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी 200 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से भी 200 क्वेश्चन आएगा। तीनों से 200-200-200 क्वेश्चन आपको बनेंगे। 200, 200 और 200, ये 200-200 करके एसआई मेंस में आपका ये रहेगा। ये चीजें मैं पुराने एसआई सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी नया वाला सिलेबस आया नहीं है, अभी किसी को नहीं पता। सब हम लोग यही सब चीज से क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब अगर मान लो सिलेबस आ जाता है, उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होगा उसको करेंगे। लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही लैंग्वेज देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। छत्तीसगढ़ी नहीं था तो छत्तीसगढ़ी हम इसको लेके नहीं चल रहे हैं। अगर एग्जाम जब नया आ जाएगा और उसमें पैटर्न में छत्तीसगढ़ी रहेगा तो छत्तीसगढ़ी कर लेंगे। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ी नहीं करेंगे। तो ये दो इसके सेक्शन है, एक तो हिंदी और एक तो अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी, ये 2 सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी। साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको 2 चीजें देखने को मिलेगा। एक तो आपका क्या, एक तो आपका मैथ्स रहेगा, गणित, और एक आप तो तार्किक वाला मतलब रीजनिंग। ये 2 सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जीएस तो जीएस है, जिसके बारे में आप सबको पता है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ से लेके जितने भी इंडियन जो जीएस होते हैं, वो सारी इंडियन जीएस इसमें आ जाएगा, जिसमें आपका संविधान रहेगा, भूगोल रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, इतिहास रहेगा, है ना, साइंस रहेगा। ये सारी इंडियन जीएस में आ जाएगा, और छत्तीसगढ़ भी रहेगा। तो ये करके आपके 200 क्वेश्चन हो गए, ये आपके 200 क्वेश्चन हो गए, और ये आपके 200 क्वेश्चन हो गए। इसमें हिंदी में पिछले बार 125 नंबर का हिंदी था। 125 बहुत बड़ा वेटेज है, आप देख पा रहे होगे। 125 बहुत होता है। 200 नंबर में 125 जो है वो आपका किसका है, हिंदी का। और मात्र जो है 75 ये आपका अंग्रेजी का है। 75 अंग्रेजी का है, 125 हिंदी और 75 आपका अंग्रेजी। एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसा डिवाइडेड नहीं है, आप इसको देख के चलिएगा। और 200 इसमें भी डिवाइडेड नहीं है। अभी ये कितना कितना क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक से आएगा, ये डिवाइड नहीं है। तो जनरली जो हम पढ़ते हैं उसी को ही करेंगे। और इसका जो लेवल, हम किस लेवल के पढ़ के करेंगे, लेवल याद रखिएगा। जो पीएससी वन डे एग्जाम लेता है, वन डे पीएससी जो है वन डे एग्जाम देता है, वैसी वाला नहीं। वन डे एग्जाम का मतलब आपने कई एग्जाम देखे होंगे। एक होता है पीएससी का एडीआई, एडीआई एक एग्जाम होता है। पीएससी हस्तकरघा वाला लेता है, जनसंपर्क वाला लेता है। एक एग्जाम लेता है वन डे वाला, जिसमें सिर्फ क्या है, पेपर होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, मेंस नहीं होता। वो लेवल का हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, वो लेवल का पढ़ना पड़ेगा एसआई मेंस के लिए। समझ रहे हैं, मतलब व्यापम से थोड़ा ऊपर उठ के एसआई के ऐसे पेपर जो एक दिन अच्छे से, एसपीएससी बोल रहा मतलब ये वाला नहीं जो अभी आप अभी दिलाए हैं ना, वो वाला नहीं। पीएससी वन डे का मतलब ये है कि कई अधिकारियों का भी वैकेंसी निकलता है, उसमें ये सिर्फ एक दिन का पेपर होता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो ये जो पेपर होता है वही लेवल का हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज आपका ये 200 क्वेश्चन का है, एप्टीट्यूड 200 क्वेश्चन का है, और ये सबका कितना क्वेश्चन का है, 200 क्वेश्चन का। तो पहले तो सिलेबस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखो कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है,
अब इसमें देखने से ये समझ में आ गया कि आपको वेटेज किसका ज्यादा है। वेटेज आप देखो किसका है, हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है, और गणित रीजनिंग का भी अच्छा वेटेज है, 200 क्वेश्चन है। तो चाहे आप ये 100 करें, चाहे इसको बढ़ा के 120-80 करें, जैसे भी है, बट अच्छा इसका भी वेटेज है, ठीक है। और इसमें आपका 200 क्वेश्चन है, बट इसमें वेरिएशन बहुत है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आगे करेंगे। फिलहाल जो है स्टार्ट करेंगे एसआई में, हम 2 विषय एक साथ करेंगे। एक तो आपका हिंदी करेंगे और दूसरा आपका क्या करेंगे, गणित करेंगे। तो 2 विषय को लेकर चलते हैं कि गणित को करना भी जरूरी है इस वजह से, क्योंकि आपको फिर समय मिलेगा अपनी प्रैक्टिस करने का। फिर जीएस इसको करेंगे, हिंदी जब खत्म हो जाएगा फिर हम अंग्रेजी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किस चीज से करते हैं, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। कौन सा, हिंदी। सबसे पहले वर्ण, क्या देख लेते हैं, वर्ण किसको बोलते हैं। तो देखिए, वर्ण जो होता है वो ध्वनि है कि नहीं, ध्वनि है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका और उसको तोड़ा ना जा सके। जैसे 40 उदाहरण में अ जो है तो क्या है, वर्ण। अच्छा ये बताइए, हाँ, हाँ वर्ण है, फल के फ, ऑनलाइन वाले बता दीजिए किसी को पता है तो, फल के फ वर्ण है कि नहीं, फल के फ, जैसे ये जैसे लिखा हुआ है कि वर्ण ऐसे को बोलते हैं जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अवर्ण है तो फ वर्ण है कि नहीं है। तो लिख, वर्ण जो होता है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वह छोटी सी छोटी ध्वनि, वह छोटी सी छोटी ध्वनि, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे जिसे टुकड़े जिसे टुकड़े या खंड न कर सके या न किया जा सके, न किया जा सके, न किया जा सके, न किया जा सके। उदाहरण के तौर पे आप ले लेंगे, उदाहरण के तौर पर अ, क, ब, ई, ये सारे क्या है, वर्ण है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और टुकड़े या खंड नहीं किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। उसको आप और तोड़ नहीं सकते, वो टूटा ही हुआ है, उससे ज्यादा आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है जी, वर्ण कहलाता है। अब वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक आपका आता है स्वर और एक आपका आता है व्यंजन। एक आपका आता है स्वर, दूसरा आपका क्या आता है, व्यंजन। तो वर्ण के आपके 2 प्रकार हैं, एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। अच्छा, इसी वर्ण को अगर व्यवस्थित कर देते हैं, इसी वर्ण को अगर व्यवस्थित कर देते हैं, थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अगर इसी वर्ण को हम व्यवस्थित कर दें तो इसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 52। तो वर्णों के जो समूह है, व्यवस्थित समूह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। बता दें इसको, या आप बोल सकते हो वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित मान, क्रमबद्ध, क्रम भी होना चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला। समझ में आया। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और टुकड़ा ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, वर्ण। और वर्णों के एक निश्चित समूह को, क्रमबद्ध समूह को, व्यवस्थित समूह को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और हमारे
वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। वर्ण को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग। वर्ण को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में। एक आपका क्या आता है? स्वर, और दूसरा क्या आता है? व्यंजन। तो चलिए पहले तो जितने 52 होते हैं पहले उसको लिख लेते हैं, तो बताते चलिए। बोलिए। आ, आ, बोलो। ई, ई, उ, उ, उसके बाद ऋषिक भी कहाँ पे आते हैं? और ऋषिक भी इसी लाइन में कि लास्ट में? इसी में लिख लेते हैं। तो आ ई उ ऋषिक री। फिर ए ऐ ओ औ कितने हो रहे हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपको यहाँ पे हो गया। और आगे लिखना बताओ। उस वक्त कहा जाता है क ख ग घ अंगा। क ख ग घ अंगा। फिर च छ ज झ या। च छ ज झ या। फिर त थ ड ढ ण। त ठ ड ढ न। उसके बाद फिर क्या जाता है? त त थ द ध न। त थ द ध न। फिर उसका क्या आएगा? प प ह ब भ म। प फ ब भ म। फिर तो ये 1 2 3 4 5। अब 10 के बाद आ जाएगा य र ल व। य र ल व। य र ल व। फिर इसको फिर क्या आएगा? लिख लेते हैं। पहले कौन सा रास्ता? ये वाला रास्ता। श, फिर स, फिर स, फिर ह। स श श ह। गुड मॉर्निंग मैम। स श श श ह। फिर कौन सा लाता है? छतरी के छ, त्रिशूल के त्र, और ज्ञानी के ज्ञ, और छतरी के छ, त्रिशूल के त्र, ज्ञानी के ज्ञ, और श्रवण के श्र। श्रवण के श्र। श्रवण के श्र। और देखो कितने हो गए? एक इतने तक कितने हुए थे? 13। उसके बाद फिर ये 25 था। तो 13 और 25 आपका हो गया 38। 38 और 4 हो गया 42। 42 और 8 हो गया 42 और 8 50। 4 4 8 50। बच गए 2। 2 कौन से बच गए? नहीं, छतरी वाला। अच्छा, छतरी वाला अच्छा है। अड़ा, अड़ा ना, ये वाला जो है ड था, ये ड है, और ये ढ है उसके जगह अढ़ा वाला। इस तरीके से ये 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। कितने वर्ण? 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। इसमें विक्रम याद रखना है क्योंकि आपके 125 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 125 है तो आपको पूरा व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा। तो फिर से बता देते हैं। अ आ ई उ ऋषिक री। ए ऐ ओ औ अम अह। क ख ग घ अंगा। च छ ज झ ञ। ट ठ ड ढ न। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। स स स ह। छतरी के छ, त्रिशूल के त्र, ज्ञानी ज्ञ, श्रवण के श्र, और अब इन सब को अलग अलग रूप में बांटा गया। हालांकि ये वर्णमाला में आधार पर, हालांकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। पहले इसको 2 में बांटा गया है।
एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर की बात करेंगे। स्वर किसको बोलते हैं? जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्णों की सहायता न लेना पड़े। तो लिख लेते हैं स्वर्ण, स्वर पहले लिख लेते हैं, स्वर्ण, स्वर, स्वर बोलते किसको है? स्वर को। तो लिख लेते हैं, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों जिन ध्वनियों जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में इसकी सहायता किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेना पड़े। उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेना पड़े, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्वर कहते हैं। अब आप देखिए कि स्वर कौन कौन सा होता है, कहाँ कितने स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी? ये प्रश्न ना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। स्वर की संख्या क्या है? अब यहाँ पे आप बताइए, आ बोलने से किसी और की जरूरत पड़ रही है? नहीं जरूरत पड़ रही है। आ बोलने से तो आ है सिंपल सा। लाइट ऑफ हो जाने की वजह से थोड़ा सा चमक रहा होगा ऑनलाइन में, तो देखिए ध्यान से। आ बोलने से, आ बोलने से, ई बोलने से, ई बोलने से, ऊ बोलने से, ऊ बोलने से किसी भी प्रकार की और वर्णों की जरूरत नहीं पड़ रही ना। इवन ऋषि भी बोलने से किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है। ए बोलने से, ए बोलने से, ओ बोलने से, औ बोलने से, ये 11 ऐसे वर्ण हैं जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर की संख्या कितनी आएगा बोलेगा तो 11। ध्यान रखिएगा, स्वर की कितनी संख्या है तो 11 ही मानना है, 13 नहीं मारना। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? 11। अब बात आती है, कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछ देता है। अच्छा ये देखिए, इनको देखिए, ये दोनों अलग दिख रहे हैं। देखो दोनों अलग दिख रहे हैं, मतलब यहां से तो सबको पता है व्यंजन यहां शुरू होता है, व्यंजन यहां शुरू होता है ना। और ये बच गए, इनको व्यंजन में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि व्यंजन में नहीं इस कारण नहीं डाला गया क्योंकि कोई भी व्यंजन को देखो आप, पहले व्यंजन आता है फिर उस पर उसमें स्वर जुड़ा होता है। जैसे क में भी देखोगे ये क लिखा हुआ है, मान लो ये क में क्या है? क प्लस अ है, मतलब स्वर उसमें बाद में जुड़ा होता है। चाहे आप कोई भी देखो, अंगा देखो, चाहे घ देखो, चाहे अड़ा देखो, चाहे ना देखो, ना भी देखोगे तो न धन अ है, मतलब स्वर किसमें जुड़ा हुआ है? बाद में। बट इसमें क्या हो रहा है? स्वर पहले आ रहा है, कहीं कहीं व्यंजन बाद में जुड़ रहा है। अहा में क्या हो रहा है? स्वर पहले आ रहा है, अ हा, व्यंजन बाद में आ रहा है। जब व्यंजन में रखने से क्या होता, इन सब व्यंजन में क्या हो रहा है? पहले व्यंजन आ रहा है फिर स्वर आ रहा है। इन सब में व्यंजन पहले आ रहा है स्वर आ रहा है, इसका इसको व्यंजन में रखा गया। ये वाले में तो कोई व्यंजन है ही नहीं, बस अपने में है। इनके में क्या हो रहा है? स्वर है फिर व्यंजन है। अहा, अहा, स्वर पहले आ रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अलग बांट दिया गया है और इसको जो है बोलते हैं अयोगवाह स्वर। अयोगवाह, अयोगवाह स्वर, क्या बोलते इसको दोस्तों? अयोगवाह स्वर, अयोगवाह स्वर। तो ध्यान में रखें इस बात को, इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह स्वर। इस वजह से जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बोलता है कि निम्न, मतलब बोलता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, क्योंकि वो भी अयोगवाह स्वर है, इस वजह से उसको भी स्वर में गिन देते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या मार के आओगे? 13। अगर स्वर पूछता है तो क्या मार के आएंगे? 11। और कुल अगर पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा? 13। समझ आया? अगर नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है तो क्या मार के आ जाएंगे? 11। 11
और बोलता है कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, 13। जैसे अब मैंने बोला अयोग वाक्य क्यों बोलते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में अम है और आहा, हिंदी वर्णमाला में अम है और आहा, इसको अयोगवाह बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्वर के साथ तो रखे हैं, लेकिन ये स्वतंत्र गति न होने के कारण इसे स्वर नहीं माना गया है। स्वतंत्र गति नहीं है, ये किसी दूसरे से सहायता ले रहे हैं। बाकी ये लोग तो अपना स्वतंत्र, ई बोलने से स्वतंत्र है, आ बोलना स्वतंत्र है, ओ बोलना स्वतंत्र है, लेकिन ये देखो दूसरे का सहयोग लेके लेता है, इस कारण इसको स्वर नहीं माना गया। इस वजह से स्वरों की संख्या कितनी बोलते हैं, हमेशा 11। इसको क्या बोलते हैं, स्वर। साथ में इसमें इसको व्यंजन में भी नहीं रखा गया है। व्यंजन में इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि व्यंजन पहले आता है, फिर स्वर बाद में आता है। इसमें देखो ज बोलना मतलब ज घन अ, स्वर बाद में आ रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है, अम अ पहले म व्यंजन बाद में, इस वजह से इसको व्यंजन में भी नहीं रखा गया है। तो इसको फिर उसके बाद फिर इसको दोनों बावजूद, क्योंकि ये दोनों जो है स्वर और व्यंजन ना होने के बावजूद जो है ये ध्वनि का वहन करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, वाहन करते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अयोग वाहन। स्वर और व्यंजन दोनों में से किसी के साथ योग ना होने के बाद जुत, देखो अयोग, स्वर और व्यंजन दोनों के योग ना होने के बावजूद ये ध्वनि निकालते हैं, वाह। स्वर और व्यंजन दोनों के योग ना होने के बावजूद, देखो इसमें किसका किसका है, का और उसमें क्या है, इसमें स्वर है एक सिंपल, तो इसमें दोनों का योग ना होने के बावजूद क्या निकाल रहा है, ये ध्वनि निकाल रहा है, इस वजह से क्या बोलते हैं, अयोगवाद। तो सिंपल सा बात है, अयोगवाद 2 है और स्वर कितने हैं, 11। कुल स्वर कितने हैं, 13। ठीक है, याद हो जाएगा इतना। अब आते हैं थोड़ा नीचे, इसको मिटा देते हैं। जिन गीतांजलि मैम बोलिए सर मेरा क्लास का रिचार्ज समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप मैसेज करिएगा, आप मैसेज करिएगा, मैं आपको और बता दूंगा। सेंट्रल टीटी वाला था शायद आपका, तो वो तो पेपर खत्म हो गया, इस वजह से होगा। ठीक है, तो इतना हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, अब उसके नीचे आते हैं। ठीक है, फिर बाद में फिर स्वर के अलग अलग प्रकार को भी हम लोग देखेंगे। या स्वर के प्रकार ही पहले देख लेते हैं। चलिए, स्वर, स्वर के कितने भेद होंगे, पहले स्वर को ही देख लेते हैं, जो स्वर है उसको स्वर को पहले देख लेते हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद बताइए, स्वर के कितने भेद होंगे। स्वर के, इस स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया। स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया जी, 3 भागों में। चलो, तीन तीन स्वर, 3 प्रकार। व्यापम में 2016 और 17 में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, स्वर है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के स्वर हैं, एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। 3 प्रकार के स्वर है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, द्विमात्रक हो गया, ये त्रिमात्रक हो गया। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब क्या होता है, ह्रस्व मतलब ह्रस्व, 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 ह्रस्व मतलब होता है लघु, ह्रस्व मतलब होता है लघु, लघु मतलब छोटा, ह्रस्व मतलब लघु, लघु मतलब छोटा। जिन वर्णों के उच्चारण में, या वर्ण ना बोल के अब तो स्वर बोलना सही है क्योंकि हम लोग स्वर का भेद पढ़ रहे हैं। जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, ये वाली क्लास हम बाद में भी देख सकते हैं क्या सर, नहीं, ये वाला क्लास जो अभी शेड्यूल जारी किया गया है, ये एज ए डेमो ट्रायल क्लास चल रहा है एसआई मेंस का, इस वजह से ये सिर्फ अभी चल पाएगा। देखो ध्यान से, मतलब ये रिकॉर्ड में नहीं जाता है, ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड में नहीं जाता है। ये जो एसआई मेंस में जो लोग ज्वाइन अभी किए हुए हैं ना, उन्हीं लोग को ही रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी जो एक्सटर्नल जो भी आप लोग देख रहे होंगे वो आपके रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।
चलिए, तो ह्रस्व स्वर जो होता है वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। देखो यहां से देखें, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या है? ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में थोड़ा सा ज्यादा समय लगे उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगे उसको क्लुप्त स्वर। यही है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, मध्य दीर्घ स्वर और पश्च स्वर। अरे यार, क्लुप्त स्वर, अग्र मध्य पश्च वाला याद आता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्रस्व स्वर। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप लिख दीजिए, प्रश्न भी पूछ देता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर हैं? हिंदी वर्ण इधर लिखते हैं, लिख देते हैं, बाकी इसको ना हम लोग बाद में और लिख लेंगे वर्णमाला को। स्वर के भेद में हम लोग सबसे पहले जो लिख रहे हैं वो कौन सा स्वर लिख रहे हैं? ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में, जिन स्वरण के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे। प्रश्न पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर हैं? तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वो है बहुत ही सिंपल, 4। ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वो है कितने? 4। अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन सा हो सकता है? अब हमारे पास स्वर कितने हैं? आ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषिक्री, ए, ओ, औ, आहा, इतना ही है। अब अमहा का तो हमको काउंट ही नहीं करना है, अमहा तो काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि अपने को तो सिर्फ कितना देखना है? 11 देखना है। अब संख्या कितनी है? 4। अब कौन सा 4 है? देखो, अ बोलने से एकदम सिंपल से कम समय लग रहा है, सिंपल से अ। लेकिन आ ज्यादा बोल लग रहा है, आ कम समय नहीं लग रहा है। आ में देखोगे तो लेकिन आ वाले में आ ज्यादा समय लग रहा है, तो ये नहीं आएगा। ई, ई बहुत कम समय लग रहा है, ई, तो ये आपका ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर में क्या आया? अ, ई। अच्छा, ई आपका आएगा कि नहीं आएगा? ई, देखो ज्यादा समय लग रहा है, ई। अच्छा, ऊ आएगा क्या? ऊ, नॉर्मल सा ऊ, ऊ छोटा ऊ, ये ऊ आएगा, ऊ आ जाएगा। अच्छा, ऊ आएगा क्या? ऊ, ऊ नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात, ऋषि क्रिया आएगा कि नहीं आएगा? ऋषि क्रिया आएगा कि नहीं आएगा? सबसे बड़ी बात है, ऋषि क्रिया इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो ऋषि क्रिया जो है वो इसमें आता है, ऋषि क्रिया इसमें आता है। तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या होगी वो होगी 4। देखो ये बाकी ना, अब आपको लग रहा होगा सर ए भी तो है क्या? लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा। ये ए जो है मिलकर बना हुआ है अधन ई से। ह्रस्व स्वर जो है ए जो है वो मिलकर बना हुआ है। आप लोगों ने जब संधि भी पढ़ते होगे तो आपको पता है, राम धन ईश्वर, रामेश्वर, संधि में राम धन ईश्वर, तो अधन ई बराबर ए, रामेश्वर। तो ये ए जो है वो दो लोगों से मिलकर बना हुआ है ना, तो ये दो लोगों से मिलकर बना हुआ, इसका ज्यादा समय लगता है। और अपने को, हम लोग को पता है ह्रस्व स्वर मतलब कम समय, तो कम समय में आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। याद रहेगा, बड़ा सिंपल सा बात है कि ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 4। और ओवरऑल स्वरों की संख्या अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो 11, और कुल स्वरों की संख्या आपकी कितनी है? 13। तो 2 जो है तो उसको काउंट ही नहीं करना है। अब हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो 11 नहीं कर रहे हैं। पहला हो गया ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा स्वर आ जाएगा जी? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर नाम से समझ में आ रहे हैं, जिसके उच्चारण में क्या सा बहुत समय लगेगा। जैसे आप बताइए कौन कौन सा हो सकता है, खुद सोच के बताइए कौन कौन सा हो सकता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। या इसको पहले लिख लो, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, इसको आप लिख लीजिए, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगना समय, ह्रस्व स्वर से जी दुगना समय, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे।
उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का प्रयोग, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों, या रहने दो, ठीक तो आ रहा होगा, लाइट ऑफ है ना इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का उच्चारण हो बोल सकते हैं, या दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ। अब आप ये बताइए इसमें कितने आएंगे, मतलब प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो उसको जानने के लिए आपको तीसरा जो प्रकार है उसको जानना जरूरी है, फिर ये अपने आप जान जाओगे। जैसे फर्स्ट स्वर हो गया, जिसकी संख्या कितनी है, 4। अच्छा, हम लोग इसको डिवाइड कितने के आधार पे कर रहे हैं, 11 का आधार पे कि 13 का आधार पे, 11 का आधार पे। 13 तो होता ही नहीं, और तो 13 होता ही नहीं, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। 13 तो कुल स्वर ऐसी बोल देगा, किन लोगों को भी अयोग हुआ है करके ले लेते हैं, बाकी स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। तीसरा अगर हम जान लेंगे तो ये भी आराम से बन जाएगा। तीसरा स्वर जो होता है वो होता है, क्या होता है, प्लुत स्वर। तीसरा क्या होता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर को बोलते हैं जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है इससे, और इसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये एक मात्रिक कहलाते हैं, इसमें दो मात्रा कहलाता है, इसमें तीन मात्रा कहलाता है। जैसे ओ, राम, तो ये जैसे प्लस राम, ओ, तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, ये प्लस स्वर, इसमें बहुत ज्यादा समय लगे। ओ राम, तो ये आपका क्या है, प्लस स्वर। और इसमें जो होता है एकदम कम समय। अब आप खुद सोच के बताइए दीर्घ स्वर में स्वरों की संख्या कितनी होगी। अब यहां तक देख रहे हो, ये तो कोई है ही नहीं, जानते ही नहीं इसको, तो सिंपल सी बात, जो बचा वो इसी में आ जाएगा। कितने बच गए, 4, इसमें तो इसमें कितने हो गए, 7। इसमें जो है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो जो छूटा है वही आ जाएगा। क्या क्या छूटा हुआ है जी, वो आ जाएगा। जितने छूटे हुए हैं स्वरों उसमें, वही सब इसमें आ जाएगा। जितने छूटे हुए हैं वो सब इसमें आ जाएगा। क्या क्या छूटा हुआ है बताइए। एक तो आ, और ई, फिर ऊ, एड़ी के, ऐनक है, ओखली को, औरत की ओर। ठीक है, आ महा को तो लेना नहीं है। तो ये आपके 7 जो है वो कैसे स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। जबकि हर्ष स्वर में क्या आता था, अ, ई, उ, ऋषि, ये 4 जो है वो हर्ष स्वर हुआ करता है। जबकि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7। और श्रुत स्वर जिसमें हर्ष स्वर से भी तिगुना समय लगता है, तिगुना, तिगुना ज्यादा समय लगता है, उसको कौन सा स्वर बोला जाता है, श्रुत स्वर बोला जाता है। या त्रिमासिक स्वर भी उसी को बोलते हैं। ध्यान में रखना, एक छोटा छोटा चीज, त्रिमासिक स्वर, त्रिमासिक स्वर, ये भी ध्यान में रखना। इसको द्विमासिक स्वर बोलते हैं, द्विमासिक स्वर, द्विमात्रिक बोलने से, मासिक द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक। हिंदी की डेमो क्लास कितने दिन की होगी सर, 2 दिन, आज और कल। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। और बात करेंगे किसका, प्लुत स्वर, वो आपका कितने मात्रिक, त्रिमात्रिक। प्लुत स्वर कितना होगा, त्रिमात्रिक। समझ में आया इतना, ठीक है। हर्ष में तो कोई मात्रा ही नहीं, हर्ष में तो कोई मात्रा नहीं, मात्रा ही नहीं है, इसका तो कम समय लग रहा है। मात्रा रहता है तभी तो समय ज्यादा लगने लग जाता है। ठीक है, तो मिटा दी, इतना स्वर समझ में आ गया। स्वर आपको इतने में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम व्यंजन की भी बात कर लेते हैं। अयोग याद हो जाएगा ना, अयोग। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को कि
स्वर में अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देना चाहे तो प्रश्न पूछेगा स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, कितनी मात्राएं यूज होती है, स्वरों की मात्राएं कितनी। मैं लिख देता हूं, स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं कितनी होती। तो देखिए हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। हिंदी वर्णमाला में होते हैं 11 स्वर, ठीक है। अब स्वर मात्रा पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना स्वर में जो मात्रा प्रयोग होता है वो होता है अ को छोड़कर, अ को छोड़कर। बोलोगे सर कैसे अ को छोड़ रहे हो आप, अ को इस वजह से छोड़ रहे हैं, जैसे हम व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन एक्चुअल में होता है क, ये है, उसमें अगर हम लोग आ जोड़ देते हैं जैसे तो वो होता है का, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ, आ लगा है लेकिन इसमें मात्रा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूं कि आ नहीं लगा है, बट मात्रा नहीं लगता है, आ जाने से मात्रा नहीं लगता है। तो भैया 11 में से अब बस नहीं लगता है, बाकी जो बचा हुआ है उसमें लगता है। तो मात्राओं की संख्या कितनी हुई, 10। लिख लेते हैं जैसे। अच्छा ध्यान ये रखिएगा ना, आ को छोड़कर मतलब क धन अ बराबर क होता है। यहाँ देखोगे तो कोई मात्रा नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, देखो ना अ जुड़ा है, अ जुड़ा है फिर भी मात्रा नहीं लगे। जैसे और बात करेंगे ट, ट धन अ बराबर ट, यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको अ तो जुड़ा है बट इसमें क्या नहीं लगा हुआ है, मात्रा नहीं लगा हुआ है, ये है। लेकिन वही चीज को अगर हम बात करेंगे जैसे आ करके देखते हैं, आ करके देखते हैं उसमें मात्रा ऐसे वाला लग जाता है। तो उसी को अगर हम बोलेंगे तो जैसे माता, ये देखो लग गया ना, ये देखो ये मात्रा लग गया, मात्रा तो पहला ये हो गया जो कि मात्रा लग जा रहा है। दूसरा अ आ, उसका फिर तीसरा क्या जाएगा ई, आ तो हमने यहाँ पे ले लिया लेकिन वो नहीं है ना, तो कितने हो जाएंगे जी, याद रखना ना कितने, 10। ई, ई में अब जैसे ई का तो ऐसे होता है छोटा, इस तरीका नहीं इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड होगा तो एक आप बताइए धारण, ऐसे जल्दी जल्दी बताते चलो। किशोर आप ले लेना, किशोर, किशोर है नहीं, किशोर मत लो, इस वजह से किशोर मत लो क्योंकि इसका भी प्रयोग हो रहा है, तो सिंपल सा दिल, वैलेंटाइन डे बनाए। तीसरा बड़ाई, बड़ाई, बड़ाई ये जैसे ये याद रखना है ना, ये बाकी ये तो सबको पता चल रहा है बट ये वो याद रखना। बताइए जल्दी बताते चलिए जो भी आपको पता हो। नहीं सीमा में फिर वो माँ आ और हो जाएगा ना, उदाहरण का तो नहीं बनता। जीत, जीत सही रहेगा। और बताओ अब आपका किसका रहेगा, किसका रहेगा, छोटे ऊ का, छोटे ई का ऊ का बताओ, ऐसे लगा लेना, बताओ। ओके ठीक है सर, इसी क्लास कुल, हाँ कुल, ठीक है कुल। पांचवा बड़ा हुआ आएगा, बड़ा में क्या आ जाएगा बताइए, कौन सा ला, बीच वाला पुल, उसमें छोटा ही बड़ा हूँ, छोटा हूँ, छोटा हूँ। और बताओ बड़ा का कोई बहुत सारे उदाहरण है। ऑनलाइन में बता दो कुछ, बड़ा बड़ा कुछ बताओ, ऑनलाइन वाले की बता दीजिए, बड़ा कुछ भी उदाहरण दे। ओके सर थैंक यू, पीजीटी का पेपर है इस क्लास डिस्मिस करें, ठीक है। फुल को ले सकते हैं क्या, फुल, फुल ठीक है बड़ा। अच्छा छठवा ऋषिक ले लेते हैं, ऋषिक,
ऋषिक री में ये ऐसा नीचे लग जाता है ऐसा, तो ये कृषक अच्छा उदाहरण है। कृषक, कृषक में एक क्री लग गया ना, क्री, कृषक, समझ में आया? कृषक, 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 कृषक हो गया सातवां। और ले ले बताइए, और सातवां ऋषिक री के बाद क्या ले लें? ओ, एडी के, लाइन से बोलो ना। एडी के बताइए, एडी के जल्दी जल्दी बताते चलो यार, तुम आप बता नहीं पा रहे। रमेश, तो ले लेते रमेश, रमेश आए का बताओ, आए कुछ भी याद कर, ऑनलाइन में भी कोई याद करके बताते चलो। बैल, बैल 8 हो गए, 2 और बताना। अगला क्या आएगा? ओखली को ओ बताइए क्या आएगा? ओ, ओ का, ओखली की ओ, कुछ भी, हो, ओ, कुछ भी लो यार, ओ, कोमल, 10 आओ, औरत डाल दो, औरत का औरत सीधा, औरत की औरत, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछेगा कितनी आपका मात्राएं होती है, तो 10। सिर्फ किसको छोड़ देना है? आ को छोड़ देना है, क्योंकि वो जो है जुड़ने के बाद वो मात्राएं नहीं देती, ठीक है। स्वर के हम लोग जो स्टार्ट किए हो, क्या स्टार्ट किए हैं आज? वर्ण, वर्ण, वो ध्वनि जिनके क्या लिखे हम लोगों ने? स्वर जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको खंड नहीं किया जा सकता, तो क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्णों को क्रमबद्ध रूप से एक साथ लिखने पर, व्यवस्थित रूप से लिखने को ही क्या बोलते हैं? वर्णमाला। टोटल कितने वर्णमाला होते हैं? 52। इन 52 वर्णमाला को जब डिवाइड किया गया है, तो एक होते हैं स्वर, फिर उसके बाद होते हैं अयोगवाह स्वर, फिर होते हैं व्यंजन, फिर उसके बाद और है, उसको ही पढ़ेंगे। तो स्वर हमने पहले स्टार्ट किया। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कुल स्वरों की संख्या होती है 13। इन स्वर में अगर हम अंदर डिवाइड करेंगे तो पता चला है कि स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, वैसे स्वर को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और प्रश्न वो नहीं पूछने वाला कि कितने होते, प्रश्न पूछता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? कितने? 4। कितने हैं? 4। बोलेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। और प्लुत स्वर ऐसा स्वर होता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से द्विगुना समय लगे, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और द्विमात्रिक स्वर किसको बोलेंगे? दीर्घ स्वर। फिर हमने पढ़ा है कि उसकी मात्रा, ठीक है। तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 125 क्वेश्चन का सवाल है ना, लेवल हाई रहेगा। छोटे मोटे पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा, टेस्ट बिल्कुल होते जाएगा। और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तब होगा, रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, जैसे आज हमने बहुत सारा बताया, वैसे कल भी आपको बताएंगे स्पर्श व्यंजन। और उसमें फिर क्वेश्चन नॉर्मल से ये नहीं पढ़ना है कि दंत या ओष्ठ या मूर्धा, ये नहीं, दंतोष्ठ, ऐसे मिला मिला के थोड़ा सा करना पड़ेगा, और वो करके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो कल आएंगे तो फिर